नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जितने भी छात्रों का अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है और जो छात्र ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम हिस्ट्री की एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो पेपर में आने हैं। तो पढ़ो वही जो पेपर में आए, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एनटीपीसी में हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल मीडियम टाइप के आ रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हम बिल्कुल मीडियम टाइप से ही पूरे आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेटाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राचीन इतिहास की। किसकी? आपकी प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास में दोस्तों, प्राचीन इतिहास के बारे में इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक ग्रंथ का अर्थ होता है आपके वेद के बारे में। वेद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एनटीपीसी पूछता है हर बार। तो इस बार भी एनटीपीसी और ग्रुप डी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देख के चलेंगे आपके वेद के बारे में। देखिए, हम बात करते हैं वेद के बारे में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लिखना ही लिखना है, जो आपको याद करना ही करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इसका संकलन किसने किया था। संकलन का अर्थ होता है कि इसका किसने रचना नहीं की थी, इसका आपके संकलन किया गया था। तो इसके संकलन मतलब होता है कि आपके इसको एक किया गया था। तो संकलन करता है इसके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। सिर्फ इतना ही नाम याद रखिए, वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आपके भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो आप कहेंगे कि वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वेदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 4 हैं। अब 4 वेद कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों आपका ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है, सर्व प्राचीन वेद है। सर्व प्राचीन वेद, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। उसके बाद आपके यजुर्वेद है, इसके बाद इसकी रचना की गई थी यजुर्वेद। फिर दोस्तों आपके सामवेद है, सामवेद जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपके अथर्ववेद हो जाता है। और अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई थी। तो सबसे नया वेद कौन सा है? आपके अथर्ववेद है। इस वेद की रचना सबसे बाद में की गई थी। तो सबसे पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं आपके ऋग्वेद के बारे में, जो आपसे पूछ सकता है। ऋग्वेद की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ऋग्वेद की। तो यहाँ पर ऋचाओं के संग्रह, जो आपके ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋचाओं मतलब होता है मंत्र। तो ऋचाओं का संग्रह है, ऋचाओं का संग्रह। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा वेद है जिसमें ऋचाओं का संग्रह है, तो कहेंगे कि ऋग्वेद। इसमें कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो इसमें कुल 10,462 ऋचाएं हैं। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें कितने सूक्त हैं? तो इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इसमें मंडल कितने हैं? तो इसमें कुल दोस्तों आपके 10 मंडल हैं। और इन 10 मंडलों में 3 मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पेपर परीक्षा में, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। पहला दोस्तों आपके तीसरा मंडल में दोस्तों यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंत्र का उल्लेख है? आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये पेपर में आ सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो आपके तीसरे मंडल में। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना आपके विश्वामित्र ने की थी। नोट सुनते चलिएगा। दूसरा मंडल दोस्तों आपसे पूछ सकता है आपके 8वां मंडल। दूसरा आपसे पूछ सकता है 8वां मंडल के बारे में। और जो आपके 8वां मंडल था, इसमें दोस्तों 8वां मंडल में खिल की बात की गई है। खिल मतलब होता है ऐसी ऋचाएं, ऐसा श्लोक जो हाथ से लिखा गया है। तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो खिल का वर्णन किस मंडल में है? तो 8वें मंडल में। और आपसे 10वां मंडल पूछ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो 10वां मंडल है, इसमें दोस्तों आपके वर्ण भेद किया गया है। मतलब कि आपके वर्ण भेद किया गया है। आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। वर्ण भेद ये आपके 10वें मंडल में है। तो 3 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 8वें मंडल में खिल है, हस्तलिखित ऋचाएं, और 10वें मंडल में क्या है? आपके वर्ण भेद है। ऋचाओं का संग्रह है। इसमें 10,462 ऋचाएं हैं, 1028 सूक्त है और 10 मंडल हैं। आपके ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसके ऋषि को होत्री कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। वह ऋषि जो आपके ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? आपके होत्री ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री ऋषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब कि नेक्स्ट यहाँ पर वेद की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वेद आपका यजुर्वेद हो जाता है। कौन सा वेद हो जाता है? आपके यजुर्वेद हो जाता है। ये यजुर्वेद याद रखेंगे। तो यजुर्वेद की यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है।
गद्य और पद्य में दोनों में है कौन सा वेद? यजुर्वेद है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपके बलिदान विधि का वर्णन है, इसमें किसका वर्णन है? जो आपके बलि दिया जाता है आपके पशुओं का, तो बलिदान, जो बलिदान विधि का वर्णन, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? आपके यजुर्वेद में है। इंपॉर्टेंट तरीके से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में क्या सकता है, पूछ भी सकता है। और इस आपके यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को दोस्तों आपके अध्वर्यु कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो अध्वर्यु, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऋषि वाला। और गद्य और पद्य दोनों में है, और वर्णन आपके किसमें है? आपके बलिदान विधि का वर्णन है इसमें। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें से मत काटिएगा, इतना तो कम से कम याद ही कर लीजिएगा, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। अगला दोस्तों आपका हो जाता है आपके सामवेद। दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। जो साम है, इतना साम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गान। मतलब इसमें कि आपके गाने वाली ऋचाएँ हैं, गाने वाले ऋचाएँ हैं, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ये आपके भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। किस वेद को? आपके सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को? आपके सामवेद को। केवल दोस्तों 20 मिनट की ही क्लास रहेगी, इस बात को याद रखिएगा, केवल 20 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा ठोस पढ़ाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और इसका जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित क्या? आपके संकलन, इसका मतलब जो संकलन किया, जो एक किया गया था वो ऋग्वेद पर आधारित था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए, बस आपका काम सामवेद के लिए खत्म। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए? वो एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी पढ़ने वाले ऋषि को आपके उद्रात्री कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं, याद रखिएगा। पहले जो मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है उस ऋषि को होत्री कहते हैं, जो यजुर्वेद को पढ़ता है उस ऋषि को अध्वर्यु कहते हैं, और जो आपके सामवेद को पढ़ते हैं उसे उदात्री कहते हैं। शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, और इसका संकलन आपके किस पर आधारित है? आपके ऋग्वेद पर आधारित है। बस इतना पढ़ लिया, सामवेद आपका कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में की गई, रचना सबसे बाद में की गई, सबसे बाद में की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रचना क्या की गई? सबसे बाद में की गई। और इसकी रचना किसने की? तो अथर्वा ऋषि द्वारा, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, ये बात याद रखिएगा। और जो आपके अथर्ववेद है, ये आपकी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। वह कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो आपका अथर्ववेद है, जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसमें सामान्य जो मनुष्य हैं इनके विचारों और अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। तो सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। उतनी ही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको क्या करेंगे आप? याद करके चलेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? आपके ऋग्वेद था, और सबसे बाद का वेद कौन सा था? आपके अथर्ववेद था। तो वेद यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। वेद से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतने में आपका सिमट कर रह जाएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। अगली बात है कि जो वेद हैं, वेदों को समझने हेतु, वेदों को समझने हेतु आपके 6 वेदांगों की रचना की गई। 6 वेदांग की रचना की गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो कितने हैं? आपके 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। लेकिन ये आपके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल संख्या इंपॉर्टेंट है कि 6 हैं। अगला इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आपके पुराण कितने हैं? धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो पुराण आपके 18 हैं। और पुराणों की रचना किसने की? तो पुराणों की रचना की थी आपके लोमहर्ष ऋषि ने। लोमहर्ष ऋषि थे और इनके पुत्र थे दोस्तों, और इनके लोमहर्ष के ही पुत्र थे उग्रश्रवा। तो इन दोनों ऋषियों द्वारा आपकी रचना की गई थी पुराणों की, लोमहर्ष और उग्रश्रवा द्वारा। संख्या क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया, तो कुल 18 पुराण हैं। सबसे क्या, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे
प्राचीन पुराण अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बार बार पूछा भी गया है, तो सबसे प्राचीन पुराण आपके मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है आपके? मत्स्य पुराण। याद रखिएगा, आपके पुराणों का काम खत्म। पुराण 18 हैं, लोमहर्षा और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने रचना की है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद कौन सा है आपके? मत्स्य पुराण है। ये बात क्या हो जाती है आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात रखिए कि जो आपके शतपथ ब्राह्मण है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्त्री को पुरुष की, जो स्त्री है वो पुरुष की अर्धांगिनी है, मतलब कि आधा अंग है, अर्धांगिनी, तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस वेद में बताया गया है आपके? किस में मतलब ब्राह्मण में बताया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस आपके ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण भी एक प्रकार के ग्रंथ ही होते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। ये जो जितनी चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट करके लिखा रहा हूँ, इसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस आपके उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है? चारों आश्रम, आश्रम आप जानते हैं 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, तो चारों आश्रम का उल्लेख किसमें है आपके? जबालोपनिषद में है। ये बात याद रखिएगा, किसमें आपके? जबालोपनिषद, जबालोपनिषद। ये बात क्या रखेंगे? इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है और आप लोग फंस जाते हैं, तो इसको क्या रखेंगे? याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखिएगा। बात आपकी स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति, जैसे वेद हैं वैसे ही आपके पुराण हैं, वैसे ही ब्राह्मण हैं, वैसे स्मृतियां हैं, तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति दोस्तों आपके मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति है दोस्तों आपके? मनुस्मृति है। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और हम बात कर रहे थे उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। और जो हमारा दोस्तों आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपके मुंडको उपनिषद लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपके सत्यमेव जयते। ये सही ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ जाते हैं, जो आपको पता ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मनुस्मृति की बात करते हैं, तो इसमें किसका वर्णन है? तो मनुस्मृति आपके शुंग काल का वर्णन है। वही शुंग जो पुष्यमित्र शुंग जिसका संस्थापक था, तो वही शुंग काल का वर्णन आपके मनुस्मृति में मिलता है। तो यहाँ पर लगभग चीज़ें मैंने आपके बता दी हैं। अब कुछ और चीज़ें मैं कुछ रचना बता दे रहा हूँ पुस्तकों की, जो परीक्षा में पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ये कुछ पुस्तकें हैं जो पूछ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना आपके चाणक्य ने की थी। वही चाणक्य जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? आपके प्रधान था, और जिसका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन पूछ ले कि राज तरंगिणी की रचना किसने की? क्योंकि हम धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो जितने ग्रंथ और इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की? आपकी कल्हड़ ने की है। ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चचनामा जो ग्रंथ है आपके, चचनामा जो आपके एक क्या है दोस्तों? आपके एक यात्रा वृत्तांत टाइप का है। इसकी रचना किसने की है? तो इसके लेखक हैं आपके अली अहमद। नेक्स्ट पुस्तक जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछ ही लेता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी की रचना दोस्तों आपके पाणिनि ने की है। जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक की फर्स्ट पुस्तक
तो ये समझ रहे हैं। अर्थशास्त्र के रचना चाणक्य, अतरंगिणी, कलह, चरनामा की अलीमत, अर्थ अष्टाध्यायी की पढ़नी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की फर्स्ट पुस्तक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो लगभग पुस्तकें भी मैंने आपको लिखा दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और हमने आपको वेद के बारे में भी सारी जानकारी प्रदान कर दी है। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल सा क्वेश्चन, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री आपके हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने आपके हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी है। हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी है। किसने? आपके हेरोडोटस ने। तो ये लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन सकती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो मेगास्थनीज था, इसकी कौन सी पुस्तक थी। तो मेगास्थनीज ने आपके इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इस बात को भी याद रखेंगे और आगे हम विस्तारपूर्वक इसको पढ़ेंगे। तो धार्मिक ग्रंथ से लगभग चीज़ें यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जो ग्रंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम अगले वीडियो में यहाँ पर हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपके वेदों के बाद कुछ ग्रंथों के बाद आपसे सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्वेश्चन बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी तिथियां मानी जाती हैं कि ये कब से कब के बीच की सभ्यता है, लेकिन सबसे सर्वमान्य तिथि है दोस्तों आपके 2400 ईसा पूर्व से लेकर BC, जिसे हम लिखते हैं, से 1700 ईसा पूर्व तक, BC तक। ये क्या है दोस्तों? आपका इसका काल है, सर्वमान्य तिथि है। इसको रेडियो कार्बन जो C14 जैसी नवीन जो विश्लेषण पद्धति है, इसके द्वारा इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और इसका जो विस्तार है आपके त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार किस प्रकार से है दोस्तों? आपके त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार किस प्रकार से है, मतलब इसका अगर एक कहाँ पर है, एक कहाँ पर है, और आपके कहाँ से कहाँ पर कौन कौन से आपके स्थल हैं, तो उसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुजाकार बनेगा। तो इसका क्या है दोस्तों? इसका जो आपके विस्तार है आपके त्रिभुजाकार है। इस बात को याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में आपके किसने? आपके राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा आपकी इसकी खोज की गई थी। तिथि क्या है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, विस्तार त्रिभुजाकार, खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। किसमें? आपके आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया कि इतिहास को हम 3 प्रकार से और डिवाइड करते हैं। एक तो हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बताया, और जो प्राचीन इतिहास है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है दोस्तों के इतिहास को 3 भागों में, एक होता है दोस्तों आपके प्राग ऐतिहासिक काल, ध्यान से समझेंगे। एक होता है आपके प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक होता है दोस्तों आपका ये आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है दोस्तों आपके ऐतिहासिक काल। तो चीजें समझिएगा, आपके समझ में आ जाएंगी। एक ऐसा काल दोस्तों जिसमें प्रागैतिहासिक काल से कहते हैं, एक ऐसा काल जिसके लिखित वर्णन ना मिले हों, मतलब वहाँ पर केवल वस्तुएं ही मिल जाएं आपको, उसके जब आयु का पता लगाना है तो उस उम्र की, उस एज की कोई आपको लिखित चीज़ें ना मिले, तो लिखित वर्णन ना हो, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हों लेकिन जिसे भी पढ़ा ना जा सका हो। किसे कहते हैं ऐतिहासिक काल? जिसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका हो। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता को इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर आपको लिखित साक्ष्य भी आपको मिले हों और उसको आप पढ़ भी लिए हों, लिखित साक्ष्य को क्या कर लिए हों, आप पढ़ भी लिए हों, तो उसको हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं।
तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखते हैं? तो क्योंकि यहाँ पर जिसकी जो लिपियां हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी आपके ग्रामीण थे, भूमध्य सागरीय थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो विस्तार है दोस्तों आपके, ये आपके किस देशों में मिलता है? आपके 3 देशों में मिलता है। इसके जो स्थल पाए गए हैं आपके 3 देशों में पाए गए हैं। एक आपके भारत में, एक आपके पाक में इसके स्थल पाए गए हैं, और एक किसके? आपके अफगान में। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थल कहाँ पर पाए गए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक स्थल पूछ लेते हैं। तो सर्वाधिक स्थल आपके भारत के गुजरात जो राज्य है उसमें पाए गए हैं। कहाँ पर? आपके गुजरात राज्य में। और अफगान में इसके सबसे कम स्थल हैं, सबसे कम स्थल हैं, और केवल 2 ही स्थल है। कितने? केवल 2 ही स्थल हैं। और ये 2 स्थल आपके कौन कौन से हैं? इसके 2 स्थल आपके, एक है मुंडीगौक, इसका एक का नाम है, और एक का नाम है आपके सोर्तगोई। क्या है आपके? सोर्तगोई। और ये सिंधु सभ्यता के आपके उत्तरतम बिंदु है। कौन से बिंदु है? आपके उत्तरतम बिंदु है, मुंडीगौक और सोर्तगोई। यही अफगान में केवल 2 ही स्थल पाए गए हैं, और सर्वाधिक स्थल आपके गुजरात राज्य में पाए गए हैं। एक बार इसका थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं किस प्रकार से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में आपका इसका विस्तार है। उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पर हो जाता है आपके नॉर्थ, यहाँ पर हो जाता है दोस्तों आपका साउथ, जाता है, यहाँ पर हो जाता है आपका ईस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वेस्ट, मतलब पश्चिम। तो इसका विस्तार थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड में हुआ है और कितनी दूरी में ये फैला हुआ है। तो इसका दोस्तों जो ईस्ट वाला पॉइंट है आपके, सबसे आपके पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपके आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। ये आपका इसका उत्तरी आपके इसका पूर्वी बिंदु है। जो आपके आलमगीरपुर कहाँ पर है? आपके मेरठ में है, मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश। और पूछ ले कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है था? तो आपके हिंडन नदी के किनारे था। अब बात कर लेते हैं साउथ का स्थल। तो साउथ का स्थल आपके दैमाबाद है। क्या है कि दोस्तों आपके दैमाबाद है, जो आपके महाराष्ट्र में है। ये मैं यस लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि महाराष्ट्र में आपके दैमाबाद है। और दैमाबाद जो है दोस्तों आपकी प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी। ठीक है। बात करते हैं वेस्ट की, पूर्वी बिंदु को, आपके पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर आपका है आपके पूर्व, आपके पश्चिमी बिंदु। और यह आपके दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? आपके दास्क नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद याद रखिए, जो दैमाबाद है दोस्तों, यह आपकी प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा आपके गोदावरी की सहायक नदी है, इसको लिख लीजिए, प्रवरा नदी किनारे है। और बात करते हैं नॉर्थ वाले पॉइंट की। तो नॉर्थ वाला जो पॉइंट है इसका, वो है दोस्तों आपके मांडा। और जो ये मांडा है दोस्तों आपके, जो यह मांडा है, यह आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के आपके अखनूर नामक जिले में, जे एंड के लिख रहा हूँ, मांडा। और यह आपके किस नदी के किनारे है? तो यह आपके चिनाब नदी के किनारे है। तो विस्तार समझिएगा, इसका उत्तरी विस्तार क्या है कि भारत के लिए इसका उत्तरतम बिंदु मांडा है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मुंडीगौक और सोर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरतम बिंदु हैं, लेकिन इसका भारत में उत्तरी बिंदु है आपका जम्मू कश्मीर का मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है। पूर्वी बिंदु क्या है आपकी आलमगीरपुर, जो आपके मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। दैमाबाद इसका दक्षिणी बिंदु है, जो आपके महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है। और पश्चिमी बिंदु आपका सूतकांगेडोर है, जो आपके मकरान ब्लू मतलब दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए क्या बन जाता है कि नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई कितनी है? मतलब यहाँ पर 2 जो स्थल है, इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी है दोस्तों आपके 1400 किलोमीटर। कितना? आपकी 1400 किलोमीटर। ये आपका इस प्रकार से विस्तार है। और इस प्रकार से विस्तार ईस्ट टू वेस्ट कितना है आपके? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो उत्तरी विस्तार कितना है? दक्षिण आपके उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है? पूर्व और पश्चिम का विस्तार कितना है? ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी।
तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है आपके भारत में, पाकिस्तान में और अफगान में इसका विस्तार है। अफगान में केवल 2 स्थल है, मुंडीकॉक और सोरसुगुई, जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है आपके उत्तरतम बिंदु हैं। और भारत में किस प्रकार से इसका विस्तार है, आलमगीरपुर, मांडा और दैमाबाद, सुत्का, मैंने ये सब बातें भी आपको क्या हैं विस्तार पूर्वक बता दी हैं। कुछ बातें आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाती है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में आपकी यह पूरा विस्तार है इसका, इस प्रकार से यह फैला हुआ है। और इसका आकार त्रिभुजाकार है। हाल में जैसे इसके और स्थलों की खोज हो रही है और इसका क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसे आप कह सकते हैं कि लगभग 20 लाख यहाँ पर जो 12 लाख है, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में अब इसका क्षेत्रफल फैल चुका है। अभी तक आएगा तो यही आप सही लगाइएगा। और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार से हटकर अब समचतुर्भुजाकार बना जा रहा है, क्योंकि और लगातार नए खोजें हो रहे हैं और लगातार नए स्तर इसके मिल रहे हैं। तो इसका आकार आपके समचतुर्भुजाकार लगातार बनता चला जा रहा है। इस प्रकार की इसकी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को अभी तक नहीं आपके पढ़ा जा सका है और इसकी लिपि को कहते हैं आपके भाव चित्रात्मक लिपि। इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसकी लिपि को इंग्लिश में हम कहते हैं कि आपके ब्रुस्टोफेदन लिपि, इसको इस नाम से भी जानते हैं, ब्रुस्टोफेदन लिपि। तो इसे कहें यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि या फिर ब्रुस्टोफेदन लिपि। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिए आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि यह लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो यह लिपि दोस्तों आपके पहले दाएं से बाएं, यहाँ से शुरू होती है और बाएं की तरफ चलती है, फिर बाएं से दोस्तों यहाँ आपके दाएं की तरफ चलती है, फिर आपके क्या होती है दोस्तों, फिर यहाँ पर दोस्तों आपके फिर दाएं से बाएं चलती है, फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखी जाती है। आज आप लिपि किस प्रकार से लिखते हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इसी तरफ लिखते हैं ना। लेकिन ये आपके दोनों तरफ लिखी जाती है कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो ये दोनों तरफ लिखी जाती है। तो इस प्रकार की यह लिपि थी, जिस लिपि के बारे में मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया है और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। कुछ स्थल जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज के वीडियो में हमने वेद के बारे में पढ़ा। वेद 4 होते हैं और किस प्रकार से आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। और कुछ पुस्तकें भी मैंने आपको बता दी। हमने ये भी बता दी कि आपके स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं, हमने पुराणों की संख्या भी आपको बता दी, उपनिषदों की संख्या बता दी, स्मृति सबसे पुरानी आपको बता दी। आज ही हमने आपको ये भी बता दिया कि आपके मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है और जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, ये सभी चीज़ें बता दी। और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ के बारे में बता दी, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिया पुस्तक लिखी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, आपके रजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, जैसे आपके अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। ऐसे ही हमके इंपॉर्टेंट पुस्तकें भी लिखा दी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए हैं। तो ये आपके 20 मिनट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए। लगभग 28 मिनट हमारा हो चुका है, तो आधे घंटे की पूरी क्लास रही। अगर दोस्तों आप स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, जहाँ पर दोस्तों आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, विविध जीके सबके क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख लीजिए। अगर आप इन क्लासों को लगातार लेते रहे तो स्ट्रेटेजिक जीके आपका ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो इसकी जितनी भी क्लासें आएंगी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इतिहास की, वो सारी क्लासें लेते चलिएगा। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसे ही क्लासें आपको इस समय में लेनी है जब एनटीपीसी का एग्जाम बिल्कुल सर पर है। चलिए दोस्तों, आपके लिए बेहतर शुभकामनाएं हमारे लिए कि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम हो तो आप उसे आसानी के साथ क्रैक कर जाएं। और अगर आपको यह वीडियो लगा हो तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी, जहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम मौर्य वंश, गुप्त वंश
और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास की तरफ चलेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।